अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम ब्रीफली देखेंगे कि हमने डाटा एंटर कैसे करना है और दूसरा जो है कि उस डाटा की इंटरप्रिटेशन क्या है। बेसिक्स हैं स्टैट्स की, बहुत डिटेल तो मुझे भी नहीं आती, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उसकी बेसिक डेफिनेशन है, कंसेप्ट क्या है जिसके ऊपर आपने एविडेंस टू डिसीजन जाना है, उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले जब आप ग्रेड प्रो खोलते हैं तो उसके अंदर आप जब जाते हो ग्रेड प्रो के अंदर तो आप अपनी जो है प्रोजेक्ट ऐड करते हो। इसके अंदर हमने इसमें अंदर प्रोजेक्ट ऐड किया हुआ है, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये जो पीपीए गाइडलाइंस फॉर सिट्रस एपिलेप्टिकस, सपोज ही हमने एक प्रोजेक्ट ऐड किया हुआ है। और दूसरा फिर जब आप प्रोजेक्ट ऐड करते हो तो फिर उसके अंदर आप जो है जब कंपैरिजन वाले पार्ट पे जाते हो यहाँ पे, तो फिर आपके वो पूछता है कि आप अपने पीको क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड करें, ठीक है। इसके अंदर तो जो पीको क्वेश्चन का पार्ट है वो फिर आपको यहाँ से आपको नज़र आता है कि कैसे आपने ऐड करने हैं, आपका किस तरह का क्वेश्चन होता है। इसमें वो 3 तरह के ऑप्शन दे रहा है। एक तो है कि आप इसके अंदर जो है वो मैनेजमेंट क्वेश्चन ऐड करें, फिर डायग्नोस्टिक, और थर्ड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जैसे आपका कोई डायजी वर्सेस मिडाजोलैम है, इस तरह आपका ये लेवी वर्सेस फैनी है, तो ये फिर आपका जो है वो मैनेजमेंट क्वेश्चन होता है। डायग्नोस्टिक में डेफिनेटली जब से आपकी बीएसआर मेजरमेंट वर्सेस नो बीएसआर मेजरमेंट, तो ये आपका डायग्नोस्टिक क्वेश्चन। तो इस तरह आपने क्वेश्चन अपने ऐड कर देने हैं। जैसे कि अब अभी हमने ऊपर क्वेश्चन कुछ ऐड किए हुए हैं, अगर इस क्वेश्चन को आप देखें तो ये क्वेश्चन हमने कैसे, ये वाला क्वेश्चन हमने ऐड किया हुआ है। हम एक नया क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करते हैं। सपोज हम एक मैनेजमेंट क्वेश्चन ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड मैनेजमेंट क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन में चूँकि हमारे पहले क्वेश्चन ऐड हुए हुए हैं, वो हमें ऊपर नज़र आ रहे हैं। जो नया क्वेश्चन अब यहाँ से ऐड जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो उसमें सपोज हम कहते हैं कि हम फैनी वर्सेस लेवी कंपेयर करना चाहते हैं, तो हम एक इंटरवेंशन लेंगे। सपोज हमारी लेविटिस टाइम इंटरवेंशन है, तो हम उसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। कंपैरिजन में हम ऐड करते हैं फेनेटोइन। तो यहाँ पे फेनेटोइन ऐड कर दी। यूज़ फॉर, हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, हम उसको यूज़ कर रहे हैं फॉर पीडियाट्रिक कन्वल्सिव स्टेटस एपिलेप्टिकस, ठीक है। पीडियाट्रिक कन्वल्सिव स्टेटस एपिलेप्टिकस, ठीक है। और सेटिंग हमारी क्या है कि हम यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे पेशेंट जो है वो आपका 2 डोजेज ऑफ बेंजो, फेलियर ऑफ सीजेशन आफ्टर 2 days ऑफ बेंजोडाइजेपिन। ये पहले से चूँकि एंटर था तो यहाँ पे आ गया है, तो ये आप एंटर कर दें कि सेटिंग आपकी ये है कि बच्चे के अंदर आपने 2 डोजेज बेंजोडाइजेपिन की थी, पर स्टिल सीजर्स ख़त्म नहीं हुए उसके, तो ये आपने सेटिंग एंटर कर देनी है। उसके बाद आपने इसको कर देना है सेव। तो आपका ये क्वेश्चन एक ऐड हो जाएगा। ये जैसे एंटर हो गया है क्वेश्चन नंबर 5 के शुड लेविटिस्टैम वर्सेस फेनेटोइन यूज फॉर पीडियाट्रिक कन्वल्सिव स्टेटस एपिलेप्टिकस, ठीक है। जब आप क्वेश्चन आपका ऐड हो जाता है तो फिर आपने उसको जब क्लिक करते हैं तो आपके अंदर इस तरह की टेबल शो हो जाती है, ठीक है। इसमें अगर आप टेबल को देखें तो ऊपर आपको ना डिफरेंट ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये आपकी हैं डिफरेंट, ये आपका एविडेंस के बार्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ पेशेंट किस में थे, लेवी में कितने हैं, फेनेटोइन में कितने हैं। लेवी इज़ इंटरवेंशन, फेनेटोइन इज़ कंट्रोल, ठीक है, जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं। और इस तरह बाकी चीज़ें आपकी आएंगी जिनको हम बाद में देखते हैं। तो जब आपने क्वेश्चन ऐड कर दिया तो आपको इस तरह ग्राफ आता है। अब इसमें देखें क्वेश्चन जो है ना, लेवी और फैनी, इसकी जजमेंट होगी आपके आउटकम की बेस पे। इसकी जजमेंट कोई सिंगल जजमेंट नहीं होती कि लेवी और फैनी से बेहतर क्यों है। क्या उसकी कॉस्ट अच्छी है, क्या उसका सीजर सजेशन अच्छा है, क्या उसमें सीजर वीकनेस नहीं होती, क्या उसके साथ कोई रिस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, कार्डियक रिथमियाज होते हैं। तो इन बेस के ऊपर हमने कंपेयर करना है इन दोनों को। कंपैरिजन ऐसे ही होता है। तो इसमें डेफिनेटली फिर हमें आउटकम्स ऐड करने पड़ते हैं। तो ऐड आउटकम्स के लिए हम करते हैं ऐड आउटकम। उसमें सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे सीजर सिजेशन, ठीक है, सीजर्स सिजेशन। तो असेस्ड विद इन में कर लेता हूँ। सपोज हमने मेजर करना है उसको 5 मिनट्स के अंदर और 20 मिनट्स के अंदर करना है, जिस तरह हमने टाइम रखा हुआ है अपने पीकोस के अंदर, तो मैं उसको ऐड कर दूँगा। और डाटा जो हमारा है ये किस टाइप का है, हमारा डायकोटमस डाटा है कि सीजर सिजेशन हुई है या नहीं है, येस या नो, ठीक है। अगर कंटिन्यूस होता तो मैं कंटिन्यूस सेलेक्ट करता, तो यहाँ पे चूँकि डाटा डायकोटमस है तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका है कि स्टडी आपकी कितनी है, एक स्टडी है, मल्टीपल स्टडीज़ हैं, पूल्ड हैं, नॉट पूल्ड हैं। तो आप चूँकि डिनोवो तो सिंथेसाइज नहीं कर रहे डाटा, हम डेवलपमेंट से कर रहे हैं, प्रीवियस जो है डाटा गाइडलाइन का ले रहे हैं। तो हमने देखना है कि गाइडलाइन में उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने एक स्टडी ली हुई थी या
पूल्ड स्टडीज़ थी, मल्टीपल स्टडीज़ थी, तो जिस तरह उन्होंने किया हुआ है हमने उसको लेकर चलना है। तो उसमें आपने देख लेना है कि जो एविडेंस को आप वहाँ से उठा रहे हो वो कैसा था। तो उसके मुताबिक फिर आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपकी सिंगल स्टडी है, आपकी पूल स्टडी है, क्या है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये जब सेलेक्ट कर लिया आपने तो इसको फिर सेव कर लेना है। उसके बाद आपके पास ये जो नीचे टेबल सा बन के आता है ना, ये वाला हर आउटकम के नीचे ये वाला, ठीक है, ये वाला फिल करना है हमने। और इसके फिलिंग का जो ये है कि जो डाटा है वो हम लेंगे अपनी गाइडलाइन से, क्योंकि बेसिकली हम डिनोवो सिंथेसाइज नहीं कर रहे हैं, हम एडॉल्टमेंट कर रहे हैं। तो हमारी गाइडलाइन ने जो एविडेंस दिया है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे देखें, मैं अगर अपना जो दूसरा हमने खोला हुआ है उसको खोल लें, अगर हम इसको खोल लें, अगर हम इसमें हमने जो है अपने 12 पीकोज हमने ऐड किए हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर हमने डाटा है, सपोज इसके अंदर हम सारा हमने डाटा फिल किया हुआ है। तो इसके अंदर अगर आप ऊपर वाला टेबल देखें यहाँ पे, ये वाला टेबल, तो इसमें डिफरेंट चीज़ें आपसे पूछ रहा है, लाइक नंबर ऑफ़ स्टडीज़ कि आपके, और ये स्टडीज़ जो है ना हर आउटकम के हवाले से हैं, ठीक है। यहाँ हमने एक आउटकम ये ऐड किया है, हमने आउटकम ये ऐड किया है, हमने आउटकम ये ऐड किया है, हमने आउटकम ये ऐड किया है, ठीक है। और हर आउटकम के अंदर ये स्टडीज़ हैं, ठीक है, कि उस आउटकम के अंदर कितनी स्टडीज़ थी, कोई मेटा एनालिसिस हुआ था, क्या हुआ था, ठीक है। तो सपोज़ हम एक आउटकम ले लेते हैं, यहाँ पे ये कंपेयर कर रहा है यहाँ पे लेवी वर्सेस फेनिटोइन, ठीक है। तो इनको कंपेयर कर रहा है ये। तो उसमें उसने एक आउटकम लिया है सीज़र रिकरेंस विद इन 24 आवर। उसके अंदर जो डाटा था, जो कि उसने नाइस गाइडलाइन से हमने जो यहाँ कॉपी पेस्ट किया है, उसको फिर नीचे हमने लिखा है, ठीक है। तो उसमें हमने लिखा है कि कितनी स्टडीज़ थी, नंबर ऑफ़ स्टडीज़ कितनी थी, 2 थी, ये रेंडमाइज थे या नॉन रेंडमाइज थे, तो ये रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल थे। अब इनके अंदर इश्यूज़ क्या थे, रिस्क ऑफ बायस था कि नहीं था, सीरियस इनकन्सिस्टेंसी थी कि नहीं, इनडायरेक्टनेस थी कि नहीं, इम्प्रेसिजन थी कि नहीं, या कोई और मसला तो नहीं था। तो ये आपने यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे है अपनी नेक्स्ट उसने दिया हुआ है कि लेवी वर्सेस फैनी, कि लेवी और फैनी के जो ग्रुप हैं दोनों में 74 पेशेंट थे। तो लेवी और फैनी में क्या डिफरेंस था, यहाँ चूँकि आउटकम आपका है कि सीधा डिफरेंस कितनी किस में कितनी आई है, तो वो कहता है कि सीधा डिफरेंस जो है लेवी में 11 में आई है और जो है फैनी में 24 में आई है, उसकी परसेंटेज उसने दे दी है। नेक्स्ट उसने जो है वो रिलेटिव रिस्क उसका निकाला हुआ है कि क्या है, और एब्सोल्यूट रिस्क निकाला है, सर्टेनिटी निकाली, और फिर उसको आउटकम की इंपॉर्टेंस कितनी है, ये कितनी ज़्यादा है, ये है। इनको हम इंडिविजुअल देखेंगे, लेकिन पहले आप समझ लें कि आपने एक आउटकम पकड़ना है। पहले आपने दो इंटरवेंशन वर्सेस कंट्रोल लेने हैं, फिर आपने सारे उसके आउटकम ऐड करने हैं, और फिर हर आउटकम के अगेंस्ट आपने जो है वो एविडेंस डालना है। अब ये एविडेंस कहाँ से आएगा, तो ये एविडेंस आया आपकी ये नाइस की जो गाइडलाइन है वो मैंने खोली है अब ये वाली। तो इसके टेबल्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है, ये टेबल्स हैं इनके। ये डाटा हमने यहाँ से लेके उधर डाला है, क्योंकि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम कोई नई गाइडलाइन नहीं बना रहे। तो हमने एविडेंस वही लेना है, बट डिसीजन अपना बनाना है, और डिसीजन अपने कंटेक्स्ट में बनाना है कि पाकिस्तानी सेटिंग के अंदर क्या वो डिसीजन चल सकता है जो उन्होंने दिया है, या हमने उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी है। तो इसमें देख लें, तो इन्होंने जैसे यहाँ पे किया हुआ है वेलप्रोएट वर्सेस लिकोसामाइड को, ठीक है। और इन्होंने फिर नीचे सारा ये डिफरेंट आउटकम ऐड किए, लाइक मोर्टेलिटी, लाइक सीजेशन ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिक्स विद इन 1 आवर, विद इन 24 आवर। तो इन्होंने हर के अगेंस्ट इस तरह का डाटा दिया हुआ है, तो हमने इस डाटा को वहाँ पे ही डाला है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हमने इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, चीज़ों की इंटरप्रिटेशन क्या है इन सारे कॉलम्स की। सबसे पहले है कि नंबर ऑफ़ स्टडीज़ की कितनी स्टडीज़ आपकी आई थी। तो जितनी ज़्यादा स्टडीज़ होती हैं डेफिनेटली उसकी उतनी ज़्यादा वर्थ होती है, और कम स्टडीज़ की डेफिनेटली फिर उतनी कम इंपॉर्टेंस होती है। फिर आपका नेक्स्ट है आपका स्टडी डिज़ाइन क्या था। इसमें दो तरह के ऑप्शन देता है, रैंडमाइज वर्सेस नॉन रैंडमाइज। डेफिनेटली रैंडमाइज का जो है वो लेवल ऑफ एविडेंस अच्छा होता है, तो आपने ये देख लिया। उसके बाद है आपकी जो तीन अगले जो पैरामीटर्स हैं ना, रिस्क ऑफ बायस, इनकन्सिस्टेंसी, इंटरैक्टनेस एंड इम्प्रेसिजन। ये बेसिकली आपकी स्टडी की स्ट्रेंथ, उसकी सर्टेनिटी को शो करते हैं कि वो जो एविडेंस दे रहा है क्या उसकी सर्टेनिटी है कि नहीं है। तो जितना इसमें चीज़ें
मतलब रिस्क ऑफ बायस भी नहीं होगा, आपकी इनकन्सिस्टेंसी भी नहीं होगी, इंटरैक्टिवनेस भी नहीं होगी और इम्प्रेसिजन भी नहीं होगी, तो उतना ज़्यादा आपकी स्टडी अच्छी होगी। ठीक है, तो ये 4 पैरामीटर्स हैं जो स्टडी की जो है वो सर्टेनिटी को शो करते हैं। और सर्टेनिटी जो है ना, एंड पे उसने उसका एक कॉलम बना के दिया हुआ है, ये वाला सर्टेनिटी का। ये 4 उसने इसके बॉक्सेस दिए हुए हैं, तो जिसका जितना कम होते जाएंगे उसके उतने प्लस ख़त्म होते जाएंगे। सपोज इसके अंदर 4 प्लस है ना, तो इस पेशेंट के अंदर अगर हम आउटकम को देखें इसको, तो इसके अंदर इसकी जो है वो इसके अंदर बायस का रिस्क भी था, इसके अंदर जो है वो इनकन्सिस्टेंसी भी थी, और इसके अंदर जो है वो इम्प्रेसिजन भी था। तो 4 में से 3 चीज़ें इसकी जो है वो ख़राब थी, मतलब उनके अंदर इशू थे। तो इसलिए इसकी सर्टेनिटी अगर आप देखें तो उसके जो 4 कलम्स हैं, सिर्फ एक कलम में प्लस है, बाकी तीनों के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि उसको उन्होंने इधर पिक करके यहाँ पर डाला हुआ है कि इसकी सर्टेनिटी जो है ना, इसके जो रिजल्ट्स हैं, चाहे वो इन द फेवर ऑफ फैनी हैं, लेवी हैं, उसकी सर्टेनिटी नहीं है। रिज़ल्ट तो जो भी हैं, बट उसकी सर्टेनिटी नहीं है, उस वो उन पे आप यकीन नहीं कर सकते। तो जितने आपके इसमें से, जैसे यहाँ पे प्लस, इसके अगर देखें आपका 1 प्लस है, यहाँ पे 2 प्लस हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो 4 फैक्टर्स हैं उतने में से जितने मिसिंग होते जाएंगे, जिसके अंदर इशू आएगा, तो उतने आपके ये प्लस हटते जाएंगे और उतनी आपकी सर्टेनिटी वहाँ से कम होती जाएगी। सर्टेनिटी के लिए जो पहला फैक्टर है वो रिस्क ऑफ जो है वो है आपका रिस्क ऑफ बायस है। तो रिस्क ऑफ बायस डेफिनेटली डिफरेंट तरीकों से हो सकता है, लाइक वो रैंडमाइजेशन उसमें नहीं हुई, उसकी सिलेक्शन प्रॉपर नहीं हुई, एक ही ग्रुप के पेशेंट ले लिए गए हैं। लाइक अगर स्टेटस एपिलेप्टिकस की बात करें तो हम सारे फेब्राइल फिट्स वाले पेशेंट को अगर हम ले लें तो वो डेफिनेटली उसका रिजल्ट डिफरेंट होगा, तो हमारे रिजल्ट के अंदर बायस आ जाएगा। तो डेफिनेटली हर तरह का बायस जो फिर स्टडी के अंदर है वो देखा है, और ये चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी देख चुकी हैं, हम जस्ट उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, हमें जस्ट पता होना चाहिए क्योंकि हम उनका ही एविडेंस ले रहे हैं। सेकेंड है इनकन्सिस्टेंसी। इनकन्सिस्टेंसी ये है कि आपका जो रिज़ल्ट है, आपने सपोज़ 2, 3, 4 स्टडीज़ ली हैं, तो हर में रिज़ल्ट डिफरेंट आ रहा है। सपोज़ एक स्टडी कहती है कि इसके अंदर हार्म है, अगली स्टडी कहती है इसके अंदर बेनिफिट है, एक और स्टडी कहती है कि ना तो हार्म है ना बेनिफिट है, तो फिर आपके रिज़ल्ट इनकन्सिस्टेंट हैं, तो ये डेफिनेटली सर्टेनिटी के अगेंस्ट चला जाता है। फिर है इनडायरेक्टनेस। इनडायरेक्टनेस ये है कि आपकी जो स्टडी है वो जो आपने एक चीज़ सेट की हुई है उसके साथ वो डायरेक्टली अटैच नहीं होती। सपोज़ हमने सेट किया हुआ है कि हमने देखना है पीडियाट्रिक कन्वल्सिव स्टेटस एपिलेप्टिकस, तो अगर कुछ स्टडीज़ ऐसी हैं जो कि अडल्ट पे हुई हैं तो फिर वो इंडायरेक्टनेस में आ जाएंगी। अगर कोई नॉन कन्वल्सिव स्टेटस एपिलेप्टिकस पे हुई है तो वो फिर इंडायरेक्टनेस में आ जाएगी। तो ये हमने देखना है कि हमने जो पॉपुलेशन सेट की है, हमने जो उसकी जो एज ग्रुप सेट किया है, हमने जो ड्रग सेट की हैं, हमने ड्रग की जो डोज सेट की है, और हमने जो आउटकम सेट किए हैं, क्या वो इसी को फॉलो कर रहे हैं, क्या वो उसी ड्रग के रूट को फॉलो कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो फिर तो वो डायरेक्टनेस उनकी है, लेकिन अगर उसको नहीं कर रहे तो फिर इसके अंदर इनडायरेक्टनेस आ जाती है। फिर है इम्प्रेसिजन। इम्प्रेसिजन को मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि इम्प्रेसिजन क्या होता है, इसको फिलहाल अभी रहने दें यहाँ पे। तो इस 4 कंपोनेंट्स में इतने कंपोनेंट कम होते जाएंगे, उतना आपकी जो है स्टडी आपकी ख़त्म, उसकी सर्टेनिटी कम हो जाएगी। अदर कंसिडरेशन यूजुअली नन नहीं आ रही हमारे सारे कॉलम में, तो इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 2 कॉलम आ जाते हैं, तो ये आई थिंक इनको समझना मुश्किल नहीं है। इसमें 2 ग्रुप दिए हुए हैं, लेवी वर्सेस फैनिंग, दोनों के अंदर 74 पेशेंट से। तो लेवी में 11 और 74, यानी कि 11 के अंदर जो है रिकरेंस नहीं हुई, 11 के अंदर रिकरेंस हुई है, और फैनी के अंदर 24 में रिकरेंस हुई है 74 में। और उनकी परसेंटेजेस दिए हैं उन्होंने, सिंपल परसेंटेज जैसे कैलकुलेट करते हैं हम, 14.9 और 32.4 आई है। ठीक है, तो इसको सिंपल है, इसका तो इतना इशू नहीं है। आगे 2 चीज़ें हैं, एक है रिलेटिव रिस्क और एक है एब्सोल्यूट रिस्क, और एक है कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो इन 3 को समझना है। अब रिलेटिव रिस्क क्या होता है? रिलेटिव रिस्क क्या होता है कि ये शो करता है कि जो 2 आपके ग्रुप्स हैं, लेवी और फैनी, उसके अंदर जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है इसके होने की, चीज़ होने की। ठीक है, सीजर रिकरेंस की। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो लेवी ग्रुप के अंदर जो रिकरेंस थी वो 11 और 74 है, और फैनी के अंदर 24 और 74 है। तो रिलेटिव रिस्क यहाँ पे अगर आप देखें, रिलेटिव रिस्क जो है वो 1 हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, और 1 से ऊपर भी हो सकता है। 1 होने का मतलब ये है कि जो दोनों ग्रुप में इंटरवेंशन वर्सेस कंट्रोल, उन दोनों के अंदर उस चीज़ के होने का चांस एक जैसा है। ठीक है, यानी कि सीजर रिकरेंस जो है वो लेवी के अंदर भी एक जैसी और फैनी के अंदर एक जैसी जब होगी तो हम कहेंगे कि जनाब इनका रिलेटिव रिस्क 1 है। अब जितनी वैल्यू 1 से कम होती जाएगी, सपोज़ 1 की बजाय ये 0.5 है, तो उसका मतलब ये है कि जो आउटकम देख रहे हैं वो लेवी के अंदर जो पहला हमारा ग्रुप है उसके अंदर 50% उसके चांस कम है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि ये नहीं 1 नहीं 2 है, तो इसका मतलब उस आउटकम के होने के चांस आपके एक जो इंटरवेंशन जो पहली चीज़ है जो हमारी जैसे लेवी है, तो उसके अंदर आपके ट्वाइस एज़ कम्पेयर टू कंट्रोल दैट इज़ फेनेटोइन के हैं। और इस तरह अगर 3 है तो ये 3 टाइम्स हैं।
तो अगर हम सीजर रिकरेंस को देखें, सपोज हम कहते हैं कि सीजर रिकरेंस का रिस्क लेवी वर्सेस फैनी का जो है वो रिलेटिव रिस्क 1 है, इसका मतलब दोनों में एक जैसा चांस है। अगर इसको हम कहें कि ये 0.5 है, इसका मतलब ये है कि लेवी के अंदर 50% चांस कम है कि उसका जो है वो सीजर रिकरेंस होगी। और अगर रिलेटिव रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है, ये अगर 2 हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि सीजर रिकरेंस का रिस्क जो है वो लेवी के अंदर ट्वाइस एज़ कम्पेयर टू फैनी है, ठीक है। इस तरह बाकी जो हमारे आउटकम्स हैं, लाइक मोर्टेलिटी है, हॉस्पिटल स्टे है, तो उसके अंदर भी यही यूज़ होता है कि अगर ये 1 से कम आएंगे तो इसका मतलब पहले ग्रुप के अंदर हमारे चांसेस उस चीज़ के होने के कम है। सपोज़ वो हॉस्पिटल स्टे है तो उसका चांस कम हो जाएगा। सपोज़ वो सिजेशन है, अगर वो 1 से कम आ रही है तो उसका मतलब उसका चांस कम हो जाएगा। और अगर 1 से ज़्यादा जाएगी तो उसका मतलब चांस ज़्यादा है पहले ग्रुप के अंदर उस चीज़ का होने का। और ये जो 1 है, ये इसका मतलब इक्वल, और इससे इतना कम होगा उतनी परसेंटेज में कम होगा। सपोज़ 0.8 है तो इसका मतलब 20% उसके अंदर चांस जो है वो ज़्यादा है। 0.7 है तो उसका मतलब आपके जो इंटरवेंशन ग्रुप के अंदर वो आपका 30% ज़्यादा है। इस तरह होता रहता है, ठीक है। और बढ़ाते जाएंगे तो इस तरह ये उसके अंदर बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको अपने केस में देख लें तो उसने कहा है कि रिलेटिव रिस्क जो है वो 0.46 है। सीज़र, क्योंकि हमारा जो आउटकम यहाँ पे हमने पढ़ रहे हैं वो है सीज़र रिकरेंस विद इन 24 आवर्स, ठीक है। तो सीजर रिकरेंस विद इन 24 आवर लेवी वर्सेस फैनी जो है वो आपका 0.46 है। इसका मतलब क्या है कि जो लेवी है उसके अंदर जो रिकरेंस है वो 0.46 है। इसका मतलब ये है कि 44% जो चांस है वो रिकरेंस रिस्क का कम है लेवी के अंदर एज़ कम्पेयर टू फैनी के अंदर, ठीक है। तो ये रिलेटिव रिस्क की समझ बूझ थोड़ी सी है जिसको आपने कंपेरेटिव करना है। और इसको रिलेटिव इसलिए कहते हैं कि ये रिलेटिव है फ्रॉम इंटरवेंशन टू द कंट्रोल। ये एक चीज़ का नहीं है, ये रिलेटिवली है रिस्क। उसके नीचे एक चीज़ है कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या कहता है कि रिलेटिव रिस्क तो हमने एक एग्जैक्ट फिगर निकाल दी ना कि ये 0.46 है। कॉन्फिडेंस इंटरवल ये है कि अगर हम इस स्टडीज़ को हम रिपीट करते हैं, जैसे हम यहाँ पे 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज़ कर रहे हैं, तो कहता है कि अगर इस स्टडीज़ को आप रिपीट करो या ओवरऑल डाटा को देखो तो आपके चांसेस हैं कि ये रिलेटिव रिस्क जो है कितना हो सकता है। ये पॉइंट उसने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 0.24 टू 0.87 है, यानी कि ये 0.24 से 0.87 तक वेरी कर सकता है, ठीक है। मतलब इसके चांसेस जो हैं, जैसे 0.87 का मतलब ये है कि उसके चांसेस होने के चांसेस जो हैं वो आपके 13% कम है एज़ कम्पेयर टू फैनी के। और 0.24 का मतलब है कि ये तकरीबन जो आपके हैं 76% कम है। तो इसकी वेरिएशन इतनी है आपकी। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल की इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल जो 1 डिजिट है उससे एक साइड पे रहता है, मतलब ये 1 डिजिट क्रॉस नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि ये सिग्निफिकेंट होता है। सपोज लाइक हम कहते हैं कि एक पेशेंट रिलेटिव रिस्क का है 0.5, बट उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल है 0.2 से लेके 1.2 तक। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत वाइड कॉन्फिडेंस इंटरवल है। ये यहाँ पे सीधा रिकनेस कम कर रहा है, बट यहाँ पे ये ज़्यादा भी कर रहा है। तो ये अगर आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल आपके किसी वैल्यू के अंदर वो 1 डिजिट को क्रॉस कर रहा है, मतलब एक साइड से दूसरी साइड पे चला जाता है, तो इसका मतलब उसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं होती। और जितना ये वाइड होगा उतना उसकी सिग्निफिकेंस कम हो जाती है। सपोज़ हम कहते हैं कि एक चीज़ है, उसका रिलेटिव रिस्क है 0.5, ठीक है, मतलब उसके अंदर 50% आपके इंटरवेंशन में चीज़ कम है, और उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल है 0.4 से लेके 0.55 तक। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसकी एक रेंज बड़ी कम है, बहुत करीब है। और दूसरा ये है आपका जो 1 डिजिट है उसके एक साइड के ऊपर है, ठीक है, मतलब दोनों जो है वो एक साइड पे हैं, 0.45, 0.5, 0.85। तो ये सिग्निफाई करते हैं कि एक ही रिज़ल्ट को शो करते हैं। लेकिन अगर यही जो है बढ़ जाता है, ये कि ये 0.2 से लेके 1.5 तक हो जाता है, तो एक तो बहुत ब्रॉड है और 1 की डिजिट को क्रॉस करता है, तो फिर इसकी सिग्निफिकेंस नहीं होती। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है थोड़ा सा ब्रॉड तो ज़रूर है, बट वो 1 डिजिट के एक ही साइड के ऊपर है, ठीक है। तो फिर इसकी सिग्निफिकेंस डेफिनेटली रहती है। उसके बाद हम देखते हैं एब्सोलूट रिस्क। एब्सोलूट रिस्क बेसिकली क्या होता है कि ये रिलेटिव रिस्क तो है, कंपेरेटेबल रिस्क होता है कि ये लेवी और फैनी को कंपेयर कर रहा है, बट एब्सोलूट रिस्क हम जस्ट देखते हैं एब्सोलूटली लेवी के अंदर, ठीक है, कि इसमें क्या इशू चल रहा है। अब देखें यहाँ पे लेवी के अंदर वो कहता है कि 11 पेशेंट्स के अंदर सीजर रिकरेंस हुई है आउट ऑफ 74, ठीक है। और जो फेनिटोइन है उसके अंदर 24 के अंदर हुई है आउट ऑफ 74, ठीक है। तो इसकी जो परसेंटेज है ये तकरीबन 15% है, और इसकी परसेंटेज जो है आपकी 35% है, ठीक है।
जो इनके अंदर 32% है इसकी ना, 32-33 तक बन रही है आपकी, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे इसने शो किया हुआ है। उसने कहा है कि 175 फ्यूअर पर 1000 जो है वो उसके अंदर एब्सोलूट रिस्क उसके अंदर कम है, ठीक है, लेवी के अंदर रिकनेस का, कि 175 फ्यूअर पर 1000 है एज़ कम्पेयर टू फेरेंटोइन के। तो ये एब्सोलूट रिस्क है और इसको ऐसे निकाला है उसने, इसका उस परसेंटेज से निकाला है। देखें इसकी 15% परसेंटेज बन रही है, यहाँ पे 32% परसेंटेज बन रही है। उसकी परसेंटेज का तकरीबन जो डिफरेंस है 15% बन रहा है, 15 to 17% बन रहा है। तो इसी 17% को उसने यहाँ पे किया हुआ है। 1000 का 17% कितना बनता है, तकरीबन 170 बनता है। तो इसी को उसने यहाँ पे शो किया है कि लेवी ग्रुप के अंदर 175 जो है पर 1000 कम पेशेंट में सीजन रिकनेस होती है एज़ कम्पेयर टू फैनी के। तो ये एक एब्सोलूट रिस्क यहाँ पे दिया गया है। और नीचे उसकी भी एक उसने दी हुई है अपनी उसकी रेंज दी हुई है कि दैट कैन वेरी फ्रॉम 246 टू 42 पेशेंट, जिस तरह ये उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल है। अब आपने जब ये समझ ली चीज़ें कि रिलेटिव रिस्क क्या होता है, एब्सोलूट रिस्क क्या होता है, और जो है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, तो फिर हम आते हैं इम्प्रेसिजन की तरफ। अब इम्प्रेसिजन ये है कि जो आपके रिजल्ट्स हैं कितने प्रिसाइज हैं, ठीक है। सपोज़ एक आपकी स्टडीज़ की हैं, उसने स्टडीज़ में शो तो करता है कि जो है लेवी के अंदर सीजन कम होती है एज़ कम्पेयर टू फैनी के, बट उसकी प्रिसीजन नहीं है। उसका जब आप देखते हो यहाँ पे आते हो, उसकी जो रिलेटिव रिस्क है, उसकी जो रेंज है, उसका जो कॉन्फिडेंट इंटरवल है वो बहुत वेरी कर रहा है, वो बहुत ब्रॉड है, वो 1 को क्रॉस कर रहा है, तो फिर उसकी प्रिसीजन कम हो जाती है। तो ये प्रिसीजन का एलिमेंट आपने वहाँ से लेना है, ठीक है। तो इसके बाद आप आती है आपकी सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मैंने पहले बता दिया था कि जिसके जितने 4 में से इतने कंपोनेंट्स कम हो जाते हैं उसकी सर्टेनिटी उतनी कम हो जाती है। उसके बाद है उसकी इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस जो है कि आपका ये जो आउटकम है कितना इंपॉर्टेंट है, क्या ये क्रिटिकल है, क्या ये इम्पॉर्टेंट है, ये नॉट इम्पॉर्टेंट है, क्या है, तो ये आपने खुद देना होता है, ठीक है। ये मतलब ये आप इसको जो उन्होंने एक दिया हुआ है गाइडलाइन वालों ने, लाइक हम नाइस गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, तो उन्होंने भी एक आउटकम को लेबल किया हुआ है, बट हम खुद भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि भाई हमारे लिए सीधा सेशन क्रिटिकल है कि नहीं है, हमारे लिए जस्ट ये इंपॉर्टेंट है या हमारे लिए नॉट इम्पॉर्टेंट है। तो ये इस तरह हमने ये इसकी डिटेल्स हैं एक ग्रेड टेबल की। तो इसको देख लें, उसके बाद फिर हम जो है वो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हमने आगे रिकमेंडेशन की तरफ कैसे जाना है। थैंक यू।